हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ पेडागॉजी में जो हमारा चैप्टर है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना, इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार प्रीवियस ईयर में किसी न किसी टेट या सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और संपूर्ण पेडागॉजी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। मैथ पेडागॉजी हो, साइंस हो या फिर इंग्लिश हो, हिंदी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछा गया है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है। गणित एक सार्वभौमिक विषय है। उसके बाद संख्या, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कौन सा ऑप्शन इसमें बताना गलत है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है कि गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र जो है सीमित है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि क्या है, गणित का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। उसमें क्या बताया गया है कि सीमित क्षेत्र, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद गणित एक सार्वभौमिक विषय है, ये भी बिल्कुल सही है। संख्या, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते हैं। ये अधिक जिज्ञासु होते हैं। इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है। ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं। अल्पायु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ पे बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है कि ये बालक जो है संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। जबकि ये अधिक जिज्ञासु होते हैं, ये भी सही दिया गया है। इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और अल्पायु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया इसमें से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। तो इसमें से जो पाइथागोरस थे वो भारतीय गणितज्ञ नहीं है, जबकि रामानुजन, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट ये तीनों क्या है, ये तीनों लोग भारतीय गणितज्ञ हैं। तो कुछ पॉइंट आपको नोट करने, जैसे कि आर्यभट्ट जो है इनका जन्म भारत के बिहार राज्य के पाटलिपुत्र के गांव में हुआ था। जो रामानुजन थे इनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के इरोड गांव में हुआ था। और जो ब्रह्मगुप्त थे इनका जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में हुआ था। जबकि पाइथागोरस जो थे वो क्या थे, प्राचीन यूनान के एक महान गणितज्ञ थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, गणित का ज्ञान होता है, गणित का ज्ञान कैसा होता है, यथार्थ होता है, तार्किक होता है या फिर क्रमबद्ध होता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ये सभी गणित का ज्ञान जो होता है वो यथार्थ भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है और तार्किक भी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, यह कथन किसने कहा था। यह कहा था हेनरी पोइनकेयर ने। किसने कहा था, हेनरी पोइनकेयर ने कहा था कि विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, गणित फॉर फंगर नामक पुस्तक के लेखक हैं। गणित फॉर फंगर पुस्तक के लेखक कौन है, आर्यभट्ट। कौन है, आर्यभट्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्न में कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित में संख्याओं, स्थानों, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे। गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र आदि होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता है, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि गणित का ज्ञान क्या होता है, तार्किक होता है। और ऑप्शन डी इसमें से है, गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन गणित के प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो यह हो जाएगा सी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है।
उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा। जैसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 4 अंकों 7, 8, 4, 6 को लीजिए, इस तरफ से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाएं। कोई भी अंक उनमें दोबारा ना आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। बाद छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती है, आपने जो 2 संख्याएं बनाई हैं उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? अपनी क्रियाविधि को लिखिए। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है, छात्रों को अपने ही उत्तरों को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षिका छात्रों को आंकने में लगने वाले अपने समय को बचा रही है। शिक्षिका छात्रों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यस्त रख रही है। शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। या फिर डी ऑप्शन इसमें दिया गया है, शिक्षिका उन छात्रों को भ्रमित कर रही है जिन्होंने सही उत्तर दिया, ताकि वे उत्तरों की फिर दोबारा से जांच कर लें। तो यहाँ पे पूछा गया सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन शिक्षिका ने किस लिए दिया था बच्चों को, कि शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो यहाँ पे पूछा गया जो 20वीं शताब्दी में महान गणितज्ञ थे उनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। इसमें हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। जो विचरण का विश्लेषण नामक विधि किसने दिया था, यह पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा R.A. फिशर ने। किसने दिया था? R.A. फिशर ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केशव के पास 4/1/2 मीटर कपड़ा है, उसे एक शर्ट बनाने के लिए 1/1/2 मीटर कपड़े की जरूरत है। यह मानते हुए कि कोई अपव्यय नहीं है, कपड़े की दी गई लंबाई में कितनी कमीजें बनाई जा सकती हैं? यह प्रश्न का उदाहरण है। अब यहाँ पे पूछा गया कि प्रश्न किस चीज़ का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भिन्नों का विभाजन का। किसका? भिन्नों का विभाजन का। गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रों को किसी दिए गए संख्यात्मक आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्तियों के विचार को विकसित करने में सहायता कर सकता है? केंद्रीय प्रवृत्तियों के विचार को विकसित करने में क्या सहायता कर सकता है? अब ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए गए हैं, लोगों से उनके पसंदीदा टीवी सीरियल के बारे में जानकारी एकत्रित करना, ये तो बिल्कुल ही गलत दिया गया है। विकल्प 1 में प्राप्तकारी जानकारी को पाई चार्ट का उपयोग करके दर्शाना, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद 100 अंक की परीक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को वर्गीकृत करना और 10 के अंतराल में समूह बनाना। उसके बाद अगला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए माध्य, बहुलक और माध्यिका से संबंधित प्रश्नों को गाइड बुक कुंजी की मदद से हल करना, ये भी बिल्कुल दिया गया। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो है 100 अंक की परीक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को वर्गीकृत करना और 10 के अंतराल में समूह बनाना, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याओं का सामान्यीकरण और अर्थपूर्ण चिन्हों के उपयोग के साथ अभिकलन करना सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजगणितीय सोच में जो है अर्थपूर्ण चिन्हों के साथ अभिकलन करना सम्मिलित है। इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि बीजगणितीय सोच में संख्याओं का सामान्यीकरण और अर्थपूर्ण चिन्हों के उपयोग के साथ अभिकलन करना सम्मिलित है। बीजगणितीय सोच में अधोलिखित को शामिल किया जाता है। बीजगणितीय सोच में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है पैटर्न को पहचानना और उनका विश्लेषण करना, उनका अध्यापन करके संबंध स्थापित करना, सामान्यीकरण करना, उनमें होने वाली परिवर्तन का विश्लेषण करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि ज्यामितीय सोच, सांख्यिकी सोच और संख्यात्मक सोच
क्रमशः अपने विषयगत तक ही सीमित है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सुश्री समीना भिन्नों की अवधारणा प्रस्तुत कर रही हैं। उन्होंने 3 अधिगम गतिविधियों की योजना बनाई है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, विभिन्न भिन्नों को आरेखों के साथ विभिन्न भिन्नों को आरेखों के साथ विविध तरीकों से निरूपित करना। उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन है, विभिन्न भिन्नों को अमूर्त सामग्री के साथ निरूपित करने में छात्रों को संलग्न करना। अवधारणाओं को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन क्रियाओं गतिविधियों को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता कीजिए। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए गए इनको क्या करना है, सीरीज वाइज लगाना, क्रम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या होगा कि विभिन्न भिन्नों को अमूर्त सामग्री के साथ निरूपित करने में छात्रों को संलग्न करना। फिर उसके बाद हो जाएगा विभिन्न भिन्नों को आरेखों के साथ विविध तरीकों से निरूपित करना। और फिर उसके बाद होगा श्याम पट्ट का प्रतीकात्मक रूप से भिन्नों को निरूपित करना। तो इसके अनुसार हमारा जो सीरीज बनेगा वो बनेगा 3, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 1 का। तो इसके अनुसार हमारा आंसर आ जाएगा ए नंबर, इसमें से बिल्कुल सही हो जाएगा 3 to 1 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक अध्यापिका छात्रों को कुछ वृत्त खींचने तथा उनकी त्रिज्या और व्यास मापने के लिए कहती है। इसके पश्चात वह छात्रों को प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या और व्यास के बीच के संबंध को ज्ञात करने तथा उनके परिणामों का निष्कर्ष निकालने के लिए कहती है। यह विधि उदाहरण है। तो यहाँ पे बताना है यह कौन सी विधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आगमनात्मक उपागम का उदाहरण है। किसका? आगमनात्मक उपागम का उदाहरण है। तो इसमें फिर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गणित में आकलन की तकनीक एक महत्वपूर्ण घटक कारक है जो कि छात्रों में गणित की चिंता में योगदान करती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए कथन का सही कारण है? गणित में आकलन केवल यह जांचने के लिए किया जाता है कि छात्र को उत्तर ज्ञात है या नहीं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन इसमें से है, गणित में आकलन छात्र के सही कार्यविधियों के उपयोग से एकमात्र उत्तर तक पहुंचने की क्षमता को जांचने के लिए अभिकल्पित किया गया है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन इसमें से है, गणित में आकलन की तकनीकें अधिगम की प्रक्रिया पर बल देती हैं अतः प्रश्नों को करने के बहुत से तरीकों पर चर्चा का अवसर प्रदान करती हैं। या फिर उसके बाद 4th नंबर ऑप्शन है इसमें से, आकलन जो है संकल्पना अधिगम के बजाय तथ्यों और सूत्रों के कंठस्थ होने की जांच पर केंद्रित है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो है आकलन क्या किया जाता है, आकलन जो है संकल्पना अधिगम के बजाय तथ्यों और सूत्रों के कंठस्थ होने की जांच पर केंद्रित है। उसके बाद अगला इसमें से कथन है, गणित में आकलन छात्र की सही कार्यविधियों के उपयोग से एकमात्र उत्तर तक पहुंचने की क्षमता को जांचने के लिए अभिकल्पित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें से है, गणित में आकलन केवल यह जांचने के लिए किया जाता है कि छात्र को उत्तर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और यहाँ पे जो 4th नंबर ऑप्शन दिया गया था ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार हमारा इसमें से डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पूर्णांकों का योग सिखाने का सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अगर 7वीं कक्षा के जो विद्यार्थी उनको पूर्णांकों का योग सिखाना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णांकों को दर्शाने वाली संख्या रेखा का उपयोग करना और आगे पीछे विस्थापन को दर्शाना। ये बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा जब क्लास 6, 7, 8 में कोई रहा होगा कि पूर्णांकों को दर्शाने वाली संख्या रेखा का उपयोग करना और पश्चात आगे पीछे विस्थापन को दर्शाना, ये सबसे उपयुक्त तरीका हो जाएगा पूर्णांकों का योग सिखाने के लिए। एक मिडिल स्कूल की अध्यापिका अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न देती है, दिए गए व्यंजक में आप क्या सोचते हैं कि रिक्त डिब्बे में कौन सा अंक आएगा?
जैसे कि 9+3 इक्वल टू दिया पे यहाँ पे डैश दिया गया, यहाँ पे दिया 7। तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये बताना है आपको। उनके छात्रों में अधिकतर के उत्तर 12 और 19 थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए संदर्भ के लिए अति उपयुक्त है? अब यहाँ पे देखो, ये जो 12 और 19 आंसर इसलिए बताया यहाँ पे छात्रों ने, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भ्रांति धारणा इसलिए उपजी है क्योंकि छात्र जो है इक्वल जो बराबर के चिन्ह को तुल्यतक बताने वाले चिन्ह के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 12 जो आंसर बता रहे हैं, 12 और 19 जो आंसर बता रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल जो दिया गया है, बराबर का जो साइन दिया गया है, यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, उसको नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि 9 3 को ऐड करके 12 बता दे रहे हैं, उसके बाद 12 को ऐड करके क्या कर रहे हैं, 7 उसमें ऐड करके 19 बता दे रहे हैं। तो जो उत्तर था ये 12 19 बिल्कुल गलत था। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो है बराबर का जो चिन्ह है इसको ध्यान में देख नहीं पा रहे हैं छात्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें से है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता है? मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग द्वारा छात्रों को गणितीय अवधारणाओं को समझने में सहायता करना। बी ऑप्शन है, छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित करना। छात्रों की गणित अधिगम के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाना। खेल पहेलियों और निर्देश मॉडल का उपयोग करते हुए गणितीय समस्या समाधान पर केंद्रीय गतिविधियां करवाना। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है कि छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित करवाना। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। और बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।